नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो प्रैक्टिकली हर छोटे बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट और नए एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए और वो टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। स्पेसिफिकली आज का सवाल है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या नहीं? कब करनी चाहिए? और अगर नहीं करवाई तो क्या होगा? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की है, प्रिया शर्मा। वो दिल्ली में रहती है, ग्राफिक डिजाइनर है, फ्रीलांस काम करती है, लोगो बनाती है, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करती है, प्रेजेंटेशंस बनाती है, घर पे बैठ के काम करती है, खुद के लैपटॉप है, क्लाइंट्स मोस्टली इंस्टाग्राम या रेफरल से मिलते हैं। इस साल उसकी टोटल इनकम रफली 8 लाख है। अब प्रिया के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या नहीं। उसके एक दोस्त ने बोला था कि 20 लाख से ऊपर हो तभी करो। दूसरे ने कहा कि फ्रीलांसर्स को तो करनी ही चाहिए। तीसरे ने कहा कि सर्विसेज वालों का लिमिट अलग होता है। और प्रिया एकदम कंफ्यूज हो गई। इतने अलग अलग जवाब, एक भी पक्का नहीं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये पूरा सेशन है। हम आज प्रिया की कहानी के जरिए हर एक रूल समझेंगे। कई चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं, और बहुत बार सिर्फ टर्नओवर उसका एक हिस्सा होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ सप्लाई और आप किसके साथ काम करते हो, ये सब भी मैटर करता है। तो आज का ये लेक्चर उन सबके लिए है जो बिल्कुल नए हैं जीएसटी की दुनिया में। बीकॉम, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स या कोई भी जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। हम पूरी बात सिंपल, कन्वर्सेशनल और प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। कोई हैवी टैक्स लैंग्वेज नहीं, कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं, सीधा, साफ और रियल लाइफ से कनेक्टेड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। कई लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक झंझट है, फॉर्म्स, फाइलिंग्स, कंप्लायंस। पर अगर आप इस चीज को सिर्फ एक नंबर जीएसटीआईएन के तौर पर देखोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जीएसटीआईएन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो सिर्फ आपको मिलता है जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो जाते हो। ये आपका लीगल टैक्स आइडेंटिटी है, जैसे आपका आधार कार्ड आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। वैसे जीएसटीआईएन आपकी बिजनेस आइडेंटिटी है गवर्नमेंट के सामने। अब सवाल ये उठता है, सिर्फ आइडेंटिटी से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहला बेनिफिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम आईटीसी भी बोलते हैं। मतलब जब आप कोई चीज खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो लैपटॉप, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ऑफिस सप्लाईज, और इस परचेज पे जीएसटी लगा है, तो वो जीएसटी आप अपनी सेल्स पे बने टैक्स से माइनस कर सकते हो। इफेक्टिवली आपका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। पर यह सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप रजिस्टर्ड हो। प्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो वो एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदती है 12,000 में, जिसमें कि 2,160 का जीएसटी लगा है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ये 2,160 वो क्लेम कर सकती है अपने टैक्स में। अगर रजिस्टर्ड नहीं तो ये 2,160 उसका एक्स्ट्रा खर्चा बन जाता है। साल भर में इतने सारे परचेजेस होते हैं तो आईटीसी का बेनिफिट काफी बड़ा हो सकता है। दूसरा बेनिफिट है मार्केट ट्रस्ट और बिजनेस क्रेडिबिलिटी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। बहुत सारी कंपनीज स्पेशली बी टू बी एनवायरनमेंट में अनरजिस्टर्ड सप्लायर से डील करना अवॉइड करती हैं, क्योंकि उन्हें आईटीसी मिलती नहीं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस पे।
तो अगर प्रिया के बड़े क्लाइंट्स जैसे कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी या मार्केटिंग फर्म, उन्हें चाहिए होगा कि प्रिया का जीएसटी आईएन हो ताकि वो आईटीसी क्लेम कर सकें। तीसरा रीजन, लीगल कंप्लायंस। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और आपने करवाई नहीं, तो पेनल्टी और लीगल प्रॉब्लम दोनों आ सकती है। और आज के डिजिटल इंडिया में सब कुछ ट्रेसेबल है। जीएसटी पोर्टल, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल्स, सब कनेक्टेड हैं। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन क्यों मैटर करती है, और फिर डिसाइड करो कि आपको करनी है या नहीं। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, थ्रेशोल्ड लिमिट्स। यही वो लाइन है जो डिसाइड करती है कि आपको कंपल्सरीली रजिस्टर करना है या नहीं। पर बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सिर्फ एक नंबर सुनता है और अज्यूम कर लेते हैं कि वो उन पे अप्लाई होता है, जबकि एक्चुअली अलग अलग स्टेट्स और सिचुएशंस के लिए अलग लिमिट्स हैं। इस स्लाइड पे 3 लिमिट्स क्लियरली दिख रही हैं। गुड्स के लिए लिमिट है 20 लाख। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, और आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करे, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगी। दूसरी, सर्विसेज के लिए भी लिमिट है 20 लाख। तो चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेचो या कोई सर्विस दो, जनरल स्टेट्स में ये 20 लाख वो कॉमन स्टार्टिंग थ्रेशोल्ड है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, सिर्फ 10 लाख। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा जाता है, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये कंपैरेटिवली छोटे और इकोनॉमिकली सेंसिटिव स्टेट्स हैं। इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ 10 लाख है। मतलब यहाँ बिजनेसेस बहुत पहले ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जोन में आ जाते हैं, दोनों के लिए, गुड्स भी सर्विसेज भी। प्रिया का केस देखते हैं। वो दिल्ली में है, जो एक जनरल स्टेट है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसकी इनकम 8 लाख है, तो 20 लाख का सर्विस थ्रेशोल्ड अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन के लिए पहला चेक पास हो गई, यानी सिर्फ टर्नओवर के बेसिस पे अभी जरूरत नहीं। पर थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ एक चेक है। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पर टर्नओवर चाहे कितना भी कम हो, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाती है। तो सिर्फ ये एक नंबर देख के डिसीजन मत करो, पूरी पिक्चर अभी आगे आएगी। यहाँ हम पहुंचे हैं इस लेक्चर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये वो सिचुएशंस हैं जो टर्नओवर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में हो, तो चाहे आपका टर्नओवर 1 लाख हो या 5 लाख, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एग्जेम्पशन नहीं। पहली सिचुएशन है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोई भी थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होती। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर प्रिया दिल्ली में बैठे बैंगलोर के किसी कंपनी को ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज देती है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। चाहे उसकी इनकम 3 लाख हो, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अभी प्रिया के सारे क्लाइंट्स दिल्ली में हैं, तो ये रूल उसके लिए अभी अप्लाई नहीं होता। दूसरी सिचुएशन, ई कॉमर्स सेलर्स। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस करते हैं, और इसके लिए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद भी रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो अगर कोई छोटा सेलर
ETSY पे इंटरनेशनली बेचता है या अमेजोन पे, तो रजिस्ट्रेशन करनी ही पड़ेगी। तीसरी सिचुएशन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि RCM। ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझना जरूरी है। नॉर्मली जीएसटी सेलर कलेक्ट करता है बायर से, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में बायर ही टैक्स पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। इसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। जैसे अगर एक रजिस्टर्ड बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदता है सर्टेन गुड्स या सर्विसेज, तो रजिस्टर्ड बायर को उस परचेज पे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड बायर से काम करते हो और आप अनरजिस्टर्ड हो, तो उन्हें अपनी परचेज पे RCM अप्लाई करना पड़ेगा और आप भी रजिस्टर करने के लिए लायबल हो सकते हो। चौथी सिचुएशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप टेम्पोरली किसी दूसरे स्टेट में बिजनेस करते हो, जैसे कोई दिल्ली का बिजनेसमैन टेम्पररी एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में मुंबई में स्टॉल लगाता है, तो वो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी ही पड़ेगी चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। अब देखते हैं अगला रूल क्या कहता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है पर फिर भी रजिस्ट्रेशन करना बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब वो रजिस्ट्रेशन जो आपको लीगली मैंडेटरी नहीं है पर आप खुद चूज करते हो रजिस्टर करने के लिए, और बहुत सारे स्मार्ट बिजनेस ओनर्स एग्जैक्टली यही करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर कंपल्सरी नहीं है तो क्यों करवाएं? इसके कई रीजंस हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप अपने बिजनेस परचेजेस पे जो जीएसटी पे करते हो उसे क्लेम कर सकते हो। जैसे प्रिया का सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, प्रिंटिंग कॉस्ट, इन सब पे जो जीएसटी लगा वो आईटीसी के जरिए वापस ले सकती है। अगर अनरजिस्टर्ड रहती है तो ये पैसा डायरेक्टली उसकी पॉकेट से जाता है। दूसरा रीजन, क्लाइंट्स की डिमांड। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, स्पेशली B2B मार्केट में, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके क्लाइंट रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं तो वो चाहेंगे कि आप भी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि तभी वो आपके पे किए गए अमाउंट पे आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अगर प्रिया के क्लाइंट कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो रजिस्टर्ड है, तो वो प्रेफर करेगी कि प्रिया का जीएसटी आईएन हो और वो जीएसटी इनवॉइस दे। तीसरा रीजन, स्टार्टअप्स और क्रेडिबिलिटी। अगर आप अभी अभी बिजनेस शुरू कर रहे हो, जीएसटी आईएन होना एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देता है। इन्वेस्टर्स, बैंक्स और बड़े क्लाइंट सबके सामने आप एक लेजिटिमेट कंप्लायंट बिजनेस की तरह दिखते हो। कई बैंक लोन्स भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन देख के देते हैं। पर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के कुछ डाउनसाइड्स भी हैं जो ऑनेस्टली बोलना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रेगुलर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, GSTR1 और GSTR3B। ये एक कंप्लायंस बर्डन है। अगर आप छोटे हो और क्लाइंट्स मोस्टली इंडिविजुअल्स हैं जो आईटीसी नहीं मांगेंगे, तो कंप्लायंस का टाइम और कॉस्ट ज्यादा हो सकता है फायदे के मुकाबले। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रिया के तीन क्लाइंट्स हैं। एक इंडिविजुअल है जो बस सोशल मीडिया पोस्ट बनवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। दूसरा एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मार्केटिंग फर्म, जो लोगो और ब्रांडिंग डिजाइन कराती है। तीसरा एक छोटी दुकान है जो अनरजिस्टर्ड है। अगर प्रिया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करती है तो दूसरे क्लाइंट को बहुत फायदा होगा, वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। इसलिए प्रिया को डिसाइड करना होगा कि उसके क्लाइंट बेस में रजिस्टर्ड बिजनेसेस का प्रपोर्शन कितना है। वो जितना ज्यादा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल। अब हम एक बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं या गलत समझते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। ये वो फिगर है जिस पे थ्रेशोल्ड चेक होती है।
और यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो उनकी पॉकेट में आया वही काउंट होता है, पर एक्चुअली एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन ज़्यादा ब्रॉड है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूडेड होता है? पहली चीज, टैक्सेबल सप्लाईज, यानी जो गुड्स या सर्विसेज आप सेल करते हो जिन पे जीएसटी लगती है। दूसरी चीज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, यानी जो सप्लाईज जीएसटी से एग्जेम्प्ट है पर फिर भी आपके बिजनेसेस का हिस्सा है। तीसरी चीज, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट्स जीएसटी से जीरो रेटेड होते हैं, मतलब टैक्स नहीं लगता पर फिर भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या जीएसटी का अमाउंट भी टर्नओवर में काउंट होता है? नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी अमाउंट एक्सक्लूड होता है। तो अगर आपने 20 लाख की सर्विसेज दी और 3,60,000 जीएसटी कलेक्ट की, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख है, 23.6 लाख नहीं। एक और एक्सक्लूजन है, इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब जो परचेजेस आपने करी जिन पे आपने एज अ बायर टैक्स पे किया आरसीएम के अंडर, वो आपके टर्नओवर में नहीं आएंगे क्योंकि वो आपकी सप्लाई नहीं है, वो आपकी परचेज है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड होती है। मतलब अगर एक ही पर्सन के पैन पे दो अलग बिजनेसेस हैं, जैसे एक किराना स्टोर और एक टेलरिंग शॉप, तो दोनों की कंबाइंड टर्नओवर कैलकुलेट होगी, सिर्फ एक बिजनेस की नहीं। तो अगर स्टोर की 15 लाख और टेलरिंग की 10 लाख कंबाइंड यानी कि 25 लाख हो गई, जो कि 20 लाख थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। प्रिया के लिए उसकी इनकम 8 लाख है, वो सिर्फ डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर भी 8 लाख ही है, जो 20 लाख से काफी कम है। तो अभी थ्रेशोल्ड के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जेम्पशंस के बारे में, यानी वो स्पेसिफिक सिचुएशंस जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहली एग्जेम्पशन है एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए। अगर कोई फार्मर अपनी खेती से प्रोडक्ट्स उगाता है और डायरेक्टली सेल करता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वो जीएसटी के स्कोप से बहुत हद तक बाहर होता है। जैसे एक किसान अपना गेहूं, चावल या सब्जियां मार्केट में बेचता है, ये एक्टिविटीज जनरली जीएसटी के अंदर नहीं आती। पर अगर वो प्रोसेसिंग करे, जैसे आटा पीस के बेचे या पैकेज गुड्स बनवाए, तो सिचुएशन अलग हो सकती है। दूसरी कैटेगरी है स्पेसिफाइड पर्सन्स की। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को नोटिफाई किया हुआ है जो एग्जेम्प्टेड हैं। ये कैटेगरीज समय समय पे अपडेट होती रहती हैं, इसीलिए हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस चेक करना जरूरी है। जनरली इनमें वो लोग आते हैं जो सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या जिनकी एक्टिविटी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जेम्पशंस। कभी कभी गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स या टाइम बाउंड सिचुएशंस के लिए एग्जेम्पशंस नोटिफाई करती है। जैसे कोविड के टाइम पे कुछ हेल्थ केयर रिलेटेड सप्लाईज को टेम्पोरेरली एग्जेम्प्ट किया गया था, या कोई नेचुरल डिजास्टर के बाद कुछ रिलीफ सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर उनका बिजनेस का कोई हिस्सा एग्जेम्प्ट है तो पूरा बिजनेस एग्जेम्प्ट है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी करते हो और कुछ टैक्सेबल, तो कंबाइंड टर्नओवर देखनी पड़ती है और रेलेवेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक योगा टीचर सोचता है कि योगा टीचिंग एग्जेम्प्ट है, तो मुझे रजिस्टर करना ही नहीं। पर अगर वो योगा टीचर साथ में सप्लीमेंट्स भी बेचता है या ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता है, तो वो टर्नओवर साथ में भी काउंट होगी। तो एग्जेम्पशन सिर्फ उसी स्पेसिफिक एक्टिविटी पे अप्लाई होगी, पूरी बिजनेस पे नहीं।
प्रिया के केस में ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज किसी स्पेसिफिक एग्जेम्पशन में नहीं आती, वो एक रेगुलर टैक्सेबल सर्विस है। इसीलिए अगर उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करे तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि टर्नओवर उसकी कम है। ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है और ऑनेस्टली ये वो स्लाइड है जो लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं जब तक प्रॉब्लम नहीं आती। हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रजिस्टरिंग। मतलब क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी और आपने नहीं करवाई। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस पेनल्टीज और इंटरेस्ट। जीएसटी एक्ट के अंडर अगर आपने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो पेनल्टी लग सकती है, जनरली 10,000 या अनपेड टैक्स अमाउंट का 10%, जो भी ज्यादा हो होता है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगती है जो आपने पे करना था जीएसटी ऑफिसर के हिसाब से। ये अमाउंट टाइम के साथ बढ़ सकता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपके परचेजेस पे जो जीएसटी लगा वो क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपके क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं और वो आपको पे कर रहे हैं बिना जीएसटी इनवॉइस के तो उन्हें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आप दोनों के लिए फाइनेंशियली नुकसान का सौदा है ये। तीसरा कॉन्सिक्वेंस लीगल और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अगर जीएसटी ऑफिसर नोटिस करे कि आप टैक्स के रूल्स वायलेट कर रहे हो तो सीजर ऑफ गुड्स भी हो सकता है। बिजनेस अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं। एक बार नोटिस आया तो लीगल प्रोसेस में टाइम और पैसा दोनों लगेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। आज के डिजिटल इंडिया में बहुत कुछ ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाता है। बैंक्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और अदर रजिस्टर्ड बिजनेसेस, सबका डेटा जीएसटी नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आपकी इनकम दिखी पर टैक्स नहीं आई, ये एनॉमली सिस्टम में पकड़ी जा सकती है। चौथा कॉन्सिक्वेंस मार्केट इम्पैक्ट। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और बड़े बायर्स आपसे डील करना चाहते हैं, वो रुक जाते हैं। टेंडर्स में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जीएसटी आईएन होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फ्रीलांस राइटर था जो कंसिस्टेंटली 22 लाख पर ईयर कमा रहा था पर रजिस्टर्ड नहीं था। एक दिन एक बड़े मीडिया हाउस ने उससे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहा पर उन्हें जीएसटीआईएन रिक्वायर्ड था। वो अपॉर्चुनिटी गई। फिर जब उसने इन्वेस्टिगेट किया पता चला कि एक बड़ी पेनल्टी भी बन सकती है। रजिस्ट्रेशन करना और कंप्लायंस मेंटेन करना उस एक अपॉर्चुनिटी से बहुत सस्ता पड़ता। अब वापस आते हैं प्रिया के पास और इस बार फाइनल डिसीजन का वक्त आ गया है। इस स्लाइड पे एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क है जिसमें 3 चेक्स हैं। ये 3 सवाल कोई भी अपने बिजनेस के लिए पूछ सकता है। आज प्रिया के केस में देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। पहला चेक, टर्नओवर चेक। इस इस प्रियास टर्नओवर अबव 20 लाख। पहली चीज, क्या 20 लाख से ऊपर है उसका टर्नओवर? नहीं, वो तो सिर्फ 8 लाख है। स्लाइड पे नीचे भी क्लियरली लिखा है द डिजाइनर्स टर्नओवर इज बिलो द जनरल 20 लाख। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पहला ट्रिगर यहाँ अप्लाई नहीं होता। दूसरा चेक, इंटरस्टेट सप्लाईज। क्या प्रिया की कोई सप्लाई दिल्ली से बाहर जाती है? नहीं। स्लाइड पे भी दिख रहा है कि ऑल क्लाइंट्स आर लोकल। वो एक्सक्लूसिवली दिल्ली के क्लाइंट्स के साथ काम करती है, तो इंटरस्टेट सप्लाई वाला कंपलसरी ट्रिगर भी अप्लाई नहीं होता। तीसरा चेक, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। क्या प्रिया के क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं और उन्हें आईटीसी चाहिए? ये चेक कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का एंगल है। अगर प्रिया के क्लाइंट्स रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या मार्केटिंग फर्म्स, तो वो चाहेंगे कि प्रिया का जीएसटी आईएन हो ताकि वो जीएसटी इनवॉइस ले सके और आईटीसी क्लेम कर सकें। यहाँ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियल हो सकती है।
स्लाइड के नीचे जो कंक्लूजन दिया गया है वो एग्जैक्टली यही कहता है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन तब फायदेमंद होगी जब क्लाइंट्स जीएसटी इनवॉइस मांगे या प्रिया खुद बिजनेस एक्सपेंसेस पे आईटीसी क्लेम करना चाहे। कंप्लायंस कॉस्ट और फाइलिंग बर्डन को बेनिफिट से कंपेयर करके डिसाइड करो, ये इस स्लाइड का कोर मैसेज है। तो प्रिया की कहानी ने एक कंप्लीट जर्नी कवर की, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। और अगले स्लाइड पे हम इस पूरे लेक्चर का फाइनल समरी देखेंगे, की टेकअवेज जो आप अपने खुद के बिजनेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ हम पहुंचे हैं इस लेक्चर के लास्ट और सबसे पावरफुल स्लाइड पे, की टेकअवेज। ये समरी है, ये रिवीजन है और ये डिसीजन मेकिंग गाइड भी है आप सबके लिए। पहला टेक अवे, थ्रेशहोल्ड लिमिट्स पहचानो। स्लाइड पे क्लियरली लिखा है जनरली 20 लाख का थ्रेशहोल्ड है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सिर्फ 10 लाख। ये पहला चेक है, पर सिर्फ यही चेक नहीं है, आगे के ट्रिगर्स भी उतने ही जरूरी हैं। दूसरा टेक अवे, कंपल्सरी ट्रिगर्स को समझो। इंटरस्टेट सप्लाई है, ई कॉमर्स पे सेल करते हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होती है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर इनमें से कोई भी हाँ में है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, टर्नओवर चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सिर्फ टर्नओवर देखते हैं और बाकी इग्नोर करते हैं। तीसरा टेक अवे, एग्रीगेट टर्नओवर सही कैलकुलेट करो, सिर्फ जो कैश आया वही नहीं। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स सब इंक्लूडेड हैं, जीएसटी अमाउंट और आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूडेड हैं। और पैन बेस कैलकुलेट होती हैं, मतलब एक ही पैन पे दो बिजनेसेस हैं तो दोनों मिला के देखना होगा। गलत कैलकुलेशन की वजह से लोग या तो अननेसेसरी रजिस्टर करते हैं या रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं और दोनों ही गलत है। चौथा टेक अवे, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का डिसीजन वाइजली करो। अगर क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं, अगर आप बी टू बी में हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन बहुत स्मार्ट मूव है। पर अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स को सर्व करते हो और फाइलिंग बर्डन से घबराओ तो सीए से सलाह ले लो पहले। पांचवा टेक अवे, नॉन कंप्लायंस का कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हैं। पेनल्टी, इंटरेस्ट, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, मार्केट अपॉर्चुनिटीज के नुकसान, ये सब रियल रिस्क हैं। अगर आप जोन में आ गए हो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के तो डिले मत करो। प्रिया की स्टोरी से ये सीखा, एक सिंपल सवाल, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या नहीं, का जवाब सिर्फ टर्नओवर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ बिजनेस, क्लाइंट टाइप, सप्लाई लोकेशन, प्लेटफॉर्म यूज्ड, सब मिला के एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। तो आप भी आज ये चीजें चेक करो अपने लिए, टर्नओवर, क्लाइंट टाइप, सप्लाई नेचर और कोई स्पेशल ट्रिगर। और अगर डाउट हो, अपने सीए या टैक्स एडवाइजर से एक बार जरूर बात करो। ये एक डिसीजन है जो आपके बिजनेस की हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी सेशन में साथ रहने के लिए। अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ इसे शेयर करो जिन्हें ये कंफ्यूजिंग लगता है, और मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बाय बाय।